देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट यानी मुंबई के जवेरी बाजार में ज्वेलर्स क्या चाहते हैं और खास तौर से हमने जीजेसी की एक बड़ी टीम यहां पर इकट्ठा की है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, बजट के बाहर भी उनकी कई सारी डिमांडें हैं। उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक गोल्डन डे भी है और जिस तरह से सोना 80,000 के ऊपर जा चुका है, इसके बाद पूरे ज्वेलरी मार्केट में एक अलग तरह का उत्साह है। यहां से ज्वेलरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ जरूरत है, क्या उनकी डिमांड है, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो ज्वेलर हैं, जो जीजेसी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर है, पूर्व चेयरमैन है, उनसे उनका परिचय आपको सबसे पहले करवा दें। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, पास्ट चेयरमैन है जीजेसी के, साथ ही मनोज गोलेचा हैं जो मेंबर हैं जीजेसी से, साथ ही जीजेसी के एक और मेंबर हमारे साथ मौजूद है किशन राठौड़ जी, और साहिल मेहरा साहब हैं, डायरेक्टर है जीजेसी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत सेम जी आपसे करेंगे। पिछला बजट जो चुनाव के बाद आया था वो काफी बेहतर रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी इस तरह के इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती की। क्या उसके बाद भी, उस 9% की कटौती के बाद भी आप लोगों को लग रहा है कि फिर से इंपोर्ट ड्यूटी में और कटौती होगी, या लग रहा है कि 1-2% की वापस से बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार इंपोर्ट बिल से खुश नहीं है, या तो फिर इंटरनली घरेलू लेवल पे वो कोशिश करेगी कि यहाँ पे गोल्ड को मोबिलाइज किया जाए जो घर में रखे हुए गोल्ड है, या फिर इंपोर्ट पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। क्या कुछ हो सकता है, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? विश्वमोहन जी, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का लास्ट ईयर और प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने ये स्टेप लिया और 9% कस्टम ड्यूटी घटाई, और उसके बाद 6% जो कस्टम ड्यूटी है उसके अंदर जो पहले स्मगलिंग बहुत क्वांटिटी में होती थी, वो अभी सारी बाइंग इस साल जुलाई के बाद इंडिया के अंदर ही हो रही है, जिसके वजह से थोड़ा इंपोर्ट बिल अगर बढ़ भी गया होगा तो वो पैसा दूसरे रास्ते से बाहर जा रहा था, वो अभी नहीं, इंडिया के अंदर ही उसकी बाइंग पूरी हो रही है। उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और आने वाले टाइम के अंदर भी ये अपेक्षा रखता हूँ और जीजेसी ये अपेक्षा रखती है कि 6% की ड्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए, और कस्टमर के फायदे के लिए अगर इसको 2% और घटाया जाए तो और भी बेहतर है, ताकि इससे फायदा होगा इंडस्ट्री को कि जो भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंस अगर इंडियन मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में, बैंकॉक के अंदर है, वो सब डिफरेंसेस निकल के इंडिया के अंदर ही बाइंग होगी, एनआरआई की बाइंग भी यहीं होगी। और जहां पर इंटरनेशनली आज भी बहुत सारे घरों के अंदर लोगों की शादी बाहर हुई है, एनआरआईज आके बाइंग करते हैं इंडिया के अंदर, उनको भी सही रेट मिलेगा। और आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी एक और गुजारिश थी एफएम जी को कि जो फॉरेन टूरिस्ट को रिफंड एयरपोर्ट्स के अंदर मिले, ये जीएसटी का भी और कस्टम ड्यूटी का, उससे भी पैरिटी मिल जाएगी इंडिया के अंदर फॉरेन मार्केट्स के अंदर, तो जो बायर्स है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर वो भी इंडिया के अंदर आके बाइंग कर सकेंगे। ओके, तो इस तरह की डिमांड है जो इंडस्ट्री को आगे ले जाने में काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एसएमईज का एक बड़ा योगदान है, और जो यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट से लेकर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़ा योगदान देते हैं, तो इस सेक्टर को राहत की जरूरत है। साहिल भाई, आपके पास मैं आऊंगा, क्या लग रहा है एसएमई के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में एक बड़ा तबका जो है एसएमईज है और वो एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्या उनकी डिमांड क्या होनी चाहिए, उनको क्या जरूरत है, उनकी जरूरतों के बारे में बताइए। विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपने गोल्डन बजट प्रोग्राम का नाम रखा है और ये भारत का भी स्वर्णिम काल चल रहा है। और स्वर्णिम काल इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि 1 फरवरी का तारीख जो है ना, एक भारत में पर्व की तरह होता है व्यापारी लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए और हर क्लास के लिए। तो अभी आप ये समझने की बात ऐसी है कि जो एसएमई है, मैं तो कहूंगा हमारा उद्योग ऐसा है कि जो एसएमई और उससे भी जो छोटे के लेवल के लोग हैं, जो लेबर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो कारीगर, स्किल्ड कारीगर हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है लेकिन वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। इनमें हमारी सरकार से ये है कि अगर एसएमई को और जो क्रेडिट है अच्छे तरीके से एक्सटेंड, प्रायोरिटी लेवल पे एक्सटेंड किया जाए, और क्रेडिट का जो मतलब जो इंटरेस्ट का जो दर है वो भी कम रहे, तो एक व्यापार में बहुत बड़ा ग्रोथ होने का चांस है। और जहां तक आप समझेंगे ना, भारत में अभी भी हैंडमेड ज्वेलरी का बहुत चलन है और पूरा विश्व इसको लगाव से पहनता है, मतलब ना ही कि सिर्फ एशियन कम्युनिटीज, इवन यूरोपियन और यूएस की कम्युनिटीज भी बहुत अच्छे से पहनती है। तो मेरा सरकार से एक गुजारिश है कि जितने हमारा सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर दिया का दर्जा दिया जाए और हमारे लिए इंटरेस्ट की दरों में कुछ
हमें रियायत दी जाए और जो क्रेडिट एक्सटेंड करने का भी जो पीरियड है और जो अमाउंट है उस पर थोड़ा फोकस रहे कि इसको हमको इंडस्ट्री को ग्रो करना है। एक और चीज साहिल भाई मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, पैन कार्ड लिमिट को लेकर आप लोग हमेशा डिमांड रखते हैं कि जो 2 लाख की जो लिमिट है खरीदारी पर, पैन कार्ड अनिवार्य लिमिट की मैं बातचीत कर रहा था, उससे ऊपर अगर आप खरीदारी करते हैं ज्वेलरी खरीदारी तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाता है। तो क्या उस लिमिट में भी ट्वीक करने की जरूरत है या ठीक है वो? देखिए, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। इनफैक्ट अगर हम व्यापार में बढ़ोतरी की बात करें तो हमें पैन कार्ड की जो लिमिट है वो 5 लाख तक लेके जानी चाहिए। आज जैसे आपने अनाउंस किया कि 80,000 के ऊपर भाव हो गए हैं, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो कंज्यूमर को एक 5 लाख की पैन कार्ड लिमिट में एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। आप देखेंगे हमारा ना ज्वेलरी कल्चर में है, हमारे यहाँ पे मदर्स, डॉटर्स, इनफैक्ट अभी तो आदमी भी ज्वेलरी बहुत पहनते हैं, तो पूरे कल्चर में हमारे ज्वेलरी है। तो हमें ये ज्वेलरी को प्रोत्साहन ना कि सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन डोमेस्टिक में भी पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए और इसी लिमिट 5 लाख कम से कम होनी चाहिए, ऐसे मैं सोच रहा हूं। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर भी आप चाह रहे हैं कि उसमें भी कुछ बदलाव हो? डेफिनेटली, क्योंकि भाव इतने बड़े हैं, इतने सब ये भाव के हिसाब से क्या कस्टमर के हिसाब से ना एक कैश लिमिट भी 5 लाख रुपए की होनी जरूरी है। ओके, आज के भाव के शहरी क्षेत्र में भी और रूरल में उतना ही सर? ये कुछ शहरी में फिर आसान है, शहरी में तो लोग क्रेडिट कार्ड उपयोग ज्यादा करते हैं। अभी भी हम देखेंगे तो हमारी जो रूरल मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाते हैं जहां पे अभी भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से जुड़ी है, काफी कुछ वहां पे उनकी जो सेविंग्स होती हैं, जैसे वो हर मंथ में सेविंग करते हैं 10,000, 20,000, उस तरह पूरा फैमिली सेविंग करता है, तो जाके वो एक 4-5 लाख रुपए की चीज खरीद सकता है। इसीलिए वहां पे ज्यादा जरूरत है इसकी। ओके, हालांकि लिमिट वो बहुत ज्यादा दिख रही होगी सरकार को भी, जरूर उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। लेकिन उससे पहले किशन जी मैं आपके पास आऊंगा, क्या आप क्या सोच रहे हैं एक ज्वेलर के तौर पर, एक एसोसिएशन के मेंबर के तौर पर इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? एक तो कस्टम ड्यूटी 2% कम होनी चाहिए, ओके, जिससे क्या और कम होनी चाहिए, जिससे क्या बेनिफिट मिल सके और एनआरआई लोग है ना यहाँ से खरीदी कर सके, डायरेक्ट खरीद सकता है। आदमी आता है तो फिर वो कस्टम के हिसाब से थोड़ा हिचकिचा जाता है, तो जितना कम होगा उतना बेनिफिट ज्यादा मिलेगा व्यापारी को। मैं एक इंटरनेशनल मार्केट में था तो वहां पर जब भाव रेट पता किए तो तकरीबन इंडिया के आसपास भी वो रेट थे। नहीं, फर्क है। और मेकिंग चार्जेस में वो ऑफसेट हो जा रहा है। अब दुबई वगैरह के मार्केट में आप जाइए, वहां पर इंडिया से अब महंगे वहां पे ज्वेलरी मिलने लगी है। अब बहुत ज्यादा वहां पे फर्क नहीं रहा है। इंडिया में अब जो पैरिटी है वो काफी आ गई है। पैरिटी तो आ गई है, लेकिन अभी भी तो थोड़ा गुंजाइश है। तो पूरा एक सेम हो जाए तो बहुत बेनिफिट भी मिल सकता है और व्यापारी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कोई और डिमांड? सर, कस्टम ड्यूटी की तो बहुत बातचीत हो रही है, सरकार ने बड़े फैसले भी लिए हैं, देखते हैं उस पर क्या होता है। इसके अलावा कोई एक कुंदन और जड़ों में जो अभी फिलहाल हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या अलग अलग तरह के बहुत सारे मेटल लगते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। इससे अच्छा इसमें सबसे बेटर इसमें हॉलमार्क अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेरी डिमांड है। ओके, आप क्या सोच रहे हैं मनोज जी? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं गवर्नमेंट से निवेदन कर रहा हूँ कि जो 3% जीएसटी है, हाँ, उसे अगर 1% किया जाए हाँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पहले वैट 1% ही था। ओके, तो वो मुद्दे को देखते हुए अगर 1% करेंगे तो सहूलियत और बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, सबको इजी गोइंग रहेगा। ओके, और हालांकि ये जीएसटी काउंसिल का मुद्दा है, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काउंसिल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आगे बजट है, इस बजट में अगर ये सुविधा दी जाए तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ओके, एक और यहाँ पर होगा सैम जी, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, क्योंकि जो छोटे ज्वेलर्स है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या 10 करोड़ तक का ही है, उनके लिए जीएसटी में कुछ और रियायत की डिमांड आप लोग करेंगे? हालांकि वो बजट के बियॉन्ड है, लेकिन तभी भी आप अपनी डिमांड तो रख ही सकते हैं। देखिए, एक तो हमारा इश्यू है कि 5 करोड़ के नीचे जिसका टर्नओवर है उसको क्वार्टरली रिटर्न्स भरने का मौका दिया जाए। जिसका 10 करोड़ तक का टर्नओवर है उसको आईटीसी 04 में रियायत दी जाए भरने के अंदर। उसके अलावा हमारा 2-3 और मुद्दे हैं जो होलसेलर्स को 5-18% का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर रिटेलर होलसेलर को गोल्ड देगा और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा तो उसके अंदर 2017 में फिटमेंट कमेटी में हमारा डिसीजन हुआ था कि 5% ही हमारे को जीएसटी लगेगी। लेकिन अभी 8 साल का एक साथ निकालकर उन्होंने हमें एक सोच बना के बोला है कि इसको आप 18% के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन आज जो हमको सुनने में आ रहा है कि उसका निवारण आ गया है और हमारे डिसीजन हमारे 99% हमारे होलसेलर्स और ज्वेलर्स के हक में होगा, जिसको 5% होगा, जिससे काफी होलसेलर जो पूरे इंडिया के अंदर हैं, चाहे वो जवेरी बाजार में हो, चाहे वो बड़ा बाजार में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो साउथ के सौकारपेट में हो, अगर ये लॉ 18% का आ जाता है 8 ईयर से तो काफी ज्वेलर्स को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती और सिर्फ जीएसटी नोटिस की वजह से बंद करनी पड़ती। मोर देन 40% होलसेलर्स को दुकानें बंद करनी पड़ती इस डिसीजन की वजह से।
क्योंकि 8 इयर्स के अंदर जितना उन्होंने 1 या 2% कमाया है उसमें 13% ऐड कर दोगे तो माइनस ही हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव माइनस हो जाएगा। तो ये डिसीजन मुझे संकेत है कि इसको पॉजिटिव तरीके से गवर्नमेंट ले रही है और इसका भी शुक्रगुजार हूं मैं जीएसटी काउंसिल का और फाइनेंस मिनिस्टर का, जो ये डिसीजन पॉजिटिव, अभी हमें संकेत आ रहे हैं कि पॉजिटिव डिसीजन इसका लिया जाएगा। तो ये एक सोच है हमारी। इसके अलावा अगर मैं 3-4 और पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, एक तो कैपिटल गेन टैक्स हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा इशू है, जिसके अंदर आज अगर सोने का भाव 40 अभी 80,000 हो गया जैसे आपको पता है, और 10,000 रुपए बढ़ गया तो 10 लाख रुपए किलो का पर बढ़ गया भाव। और सोना हमारे ज्वेलर्स के घर पे भी अगर पड़ा है तो भी उसके ऊपर अगर किसी के पास 10 किलो पड़ा तो 1 करोड़ रुपए ऐसे ही बढ़ गया, तो अपना सोना बेच के उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। तो आज की तारीख में अगर प्रॉपर्टी बिल्डर है, प्रॉपर्टी बिल्डर का अगर भाव प्रॉपर्टी का बढ़ जाता है तो वो घर बेच के वापस टैक्स नहीं भरता है, ज्वेलर को अपना सोना बेच के टैक्स भरना पड़ता है। व्यापार कम है, अभी आप देखने जाएंगे सोने के भाव बढ़ने से 2 महीने से ग्राहकी कम है, तो इतनी ग्राहकी नहीं हुई है, फिर भी हमें टैक्स पूरा इस मार्च के अंदर भरना पड़ेगा और जो हम भरेंगे। ओके। तो कैपिटल गेन टैक्स का एक इशू है, ईएमआई बहुत बड़ा इशू है। सोने का भाव अभी हो गया है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया होने के बाद 10 ग्राम का 80,000 हो गया और 100 ग्राम का 8 लाख रुपया हो गया। अगर कोई कस्टमर को सोना खरीदना है तो उसको अगर व्हाइट गुड्स खरीदनी है, गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, कोई भी आइटम खरीदनी है अमेजोन पे, हर चीज के अंदर उसको ईएमआई मिलेगा, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के अंदर ईएमआई आज भी उपलब्ध नहीं है। ओके सर, तो वहां पे कई सारी एनबीएफसीज बैंक उस तरफ से सिस्टम को फैसिलिटेट करती है, उस तरह की इंफ्रा जो पेमेंट सिस्टम है उनकी तरफ से आप क्या चाह रहे हैं? क्या ज्वेलर उस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज दे या आप एनबीएफसी के साथ टाई अप करना? हम लोग बैंक के साथ टाई अप करेंगे। हम 11 महीने की स्कीम ज्वेलर्स के पास ऑलरेडी है आज भी, जो 11 महीने के अंदर एडवांस लेते हैं, एडवांस रेट गोल्ड काटते हैं, कभी 11 महीने बाद गोल्ड काटते हैं, ये सब फैसिलिटीज है हम ज्वेलर्स के पास। लेकिन बैंकिंग के साथ ये फैसिलिटी अभी तक बैंक ने चालू नहीं की है। 22 ओके ओके, एनबीएफसी ने चालू नहीं की है। एक बार गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी तो वो चालू करे। ओके, इस पर साहिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आपको लग रहा है कि ईएमआई यहाँ पर ज्वेलरी के लिए आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हाई टिकट साइजेस के ज्वेलरी आजकल हो गए हैं, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ईएमआई के जरिए हो और एक एसेट भी है तो यहाँ पे तो जरूर होना चाहिए। मेरा ये सोचना है ईएमआई आने से हमारा इंडस्ट्री कम से कम 30% पर एनम ग्रोथ में आ जाएगा, क्योंकि कई लोगों के एस्पिरेशन है कि मुझे शादी में ये पहनना है, मुझे अपनी बेटी को ये देना है, या मेरे को अपनी मदर को ये गिफ्ट देना है। वो एस्पिरेशन आने से क्या हो जाएगा कि हमारी इंडस्ट्री 30% पर एनम ग्रोथ में पक्का आ जाएगी, और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे स्केल पे आ जाएगी, एंड आई वुड श्योरली एडवोकेट फॉर दैट। ईएमआई हमारे लिए मस्ट है। ओके, तो ईएमआई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो साहिल जी कह रहे थे। अब सेम सर, मैं आपके पास एक और सवाल लेकर आऊंगा, वो है जीएमएस को लेकर, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर। इसमें सुधार की काफी जरूरत है, क्योंकि अगर आप गोल्ड इंपोर्ट को कम करना है तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी को ही आप बढ़ाकर या उसके जरिए ही कर्व करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहले भी करके देख चुके हैं और इंपोर्ट बिल उसी आसपास में रह रहे हैं। आप देखें तो क्वांटम भी वही रहा है, 800 के औसतन 800 टन के आसपास का सालाना इंपोर्ट हो रहा है, चाहे ड्यूटी ऊपर हो या कम भी हो, उसके बाद भी नंबर वही दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या जीएमएस उसमें कारगर हो सकता है? अब तक तो पूरी तरह से ये स्कीम पूरी तरह से फ्लॉप रही है। देखिए, इंडिया के अंदर 25,000 टन सोना है, इंडिया के घरों के अंदर है, और इंडिया के अंदर सालाना 800 टन, 750 से 800 टन इंपोर्ट होता है। अब 750 से 800 टन अगर इंपोर्ट हो रहा है, और इंडिया के अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है रुपी वीक के अंदर, कुछ बहुत छोटा सा कारण गोल्ड भी है, लेकिन आज अगर 400 टन इंपोर्ट और 400 टन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जिसको प्रमोट करते हैं स्कीम को, कि इंडिया के अंदर जो गोल्ड पड़ा है वो बैंकों के थ्रू डीमैट होके ज्वेलर्स के पास लोन के रूप में आए, और लोन के रूप में आके उसको 2%, 2.5% के अंदर ज्वेलर्स को मिले, और उसी रूप में वही ब्याज हम इंडिया के अंदर लेडीज को या घरों को दिया जाए, तो वही से रिसाइकल होकर वापस ज्वेलर्स वापस वो सोना एंड में अपने कस्टमर्स को बेच सकते हैं। और जो 400 टन इंपोर्ट करके 400 टन इंडिया के अंदर ही रिसाइकल हो सकता है, उसके अंदर डीमैट बराबर से हो, उसके अंदर बराबर तरीके से बैंक के थ्रू फैसिलिटाइज हो, उसके बाद ज्वेलर्स के पास आए, ताकि प्रॉपर मैकेनिज्म आए। जो हमने इसका पूरी फाइल फाइनेंस मिनिस्टर को भी पर्सनली जाके दी है, हमने इसकी मेल्स कॉमर्स मिनिस्ट्री में भी की है, पीएम के अंदर भी की है, और आत्मनिर्भर जो भारत को करना चाहते हैं उसको ये सपोर्ट करेगा। लोग कंट्रीज ढूंढना चाहती हैं, गोल्ड माइन ढूंढ रही हैं, कोई लिबिया ढूंढ रही है, कभी स्विट्जरलैंड से गोल्ड आ रहा है, लेकिन इंडिया के घरों में ही धन है, तो उसको ही अगर हम रिसाइकल कर लेंगे तो हमें गोल्ड माइन की जरूरत नहीं है। जो इतना सोना इसके अंदर ही है, जो पुराना लोगों के पास पड़ा है, जो ज्वेलरी पुरानी हो चुकी है, उसको गला के
बैंक के थ्रू डीमैट करके ज्वेलर्स को दिया जाए, ज्वेलर उसकी बैंक गारंटी देंगे बैंक को, और उसके बाद वो स्वरूप से वापस घूमने लग जाए। इसका बराबर फैसिलिटाइज करे, बराबर सोच बनाए। जीजेसी इसके साथ रेडी है गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए, और अगर हम साथ में काम करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट का फायदा होगा, और 400 टन जो बहुत बड़ा वैल्यू है, जिसका वैल्यू 4 लाख करोड़ के आसपास का आएगा, वो इंडिया के अंदर वापस घूम सकेगा। ओके, आपके पास अब आएंगे साहिल भाई की एक सवाल मेरा आपसे होगा, ये क्रेडिट कार्ड में लगने वाले जो ट्रांजैक्शन चार्जेज है, तो वो कॉस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है, या तो आप ग्राहक पे बहुत पास ऑन भी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कुछ रियायत देनी चाहिए क्या आपको लग रहा है? Definitely कार्ड जो कमीशन है वो काफी कम रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रहते हैं जहां पे भी क्रेडिट कार्ड यूज होता है। इससे बैंक को तो बिजनेस मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर कमीशन कम रहेगी तो कहीं ना कहीं अगर ग्राहक मेरे इधर आया तो मेरी भी इच्छा होगी कि मैं उसको बेनिफिट पास ऑन करूं, अगर मुझे चार्ज नहीं लग रहा है। अगर मुझे ही चार्ज लग रहा है तो मेरे मन में ये रहता है कि मेरे कस्टमर से मैं कलेक्ट करूं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली हमारे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रहते हैं, कार्ड की जो कमीशन की फीस है न्यूनतम से न्यूनतम जितनी पॉसिबल हो, सरकार को इसमें इसलिए रोल लेना चाहिए क्योंकि कई बार ना बैंक अपनी जिद पे भी रहते हैं, हमारी यहाँ कस्टमर की नहीं सुनते, और बैंक से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं तो वहां पे कुछ सुनवाई नहीं होती। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जितना हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जिस तरह जा रहे हैं, तो अगर सरकार इसको एनकरेज करेगी अपनी तरफ से, बैंकों को प्रोत्साहन देगी कि भाई एचएनआई ट्रांजैक्शन अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए का जेवर खरीदा है तो डेफिनेटली लेने वाला और देने वाला दोनों रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कमीशन कम चार्ज करो और जितना हो सके कैशलेस की तरफ। ओके, एक और सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, हालांकि सीएम जी ने काफी क्लैरिफिकेशन दे दिया, इन लोगों की डिमांड भी लगातार रही है, वो है जॉब वर्क पर जीएसटी को लेकर। इन्होंने तो अपनी बात कह दी, आप क्या डिमांड रख रहे हैं? तो क्योंकि एक बड़ी चिंता है ये, इसमें क्लैरिटी नहीं है डेफिनेटली बड़ी चिंता का विषय। और मैं सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप कांग्रेचुलेट इसीलिए क्योंकि आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि जिसके जवाब वाकई में बहुत जरूरी है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अभी ऐसा है कि आप हमारा इंडस्ट्री का अगर फैब्रिक देखेंगे ना, तो हमारे इधर कारखाने ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठ के कारखाना चला रहे हैं, किसी जगह पे 8 लोग बैठे हुए हैं। तो ये इतना छोटा उद्योग है कि उनको अगर आप सपोज एक कोई शॉप वाला उनको एडवांस सोना नहीं देगा, और उनको एडवांस सोना देने के लिए इंटरमीडिएरी चाहिए। इंटरमीडिएरी होलसेलर या सेमी होलसेलर होता है। अभी सेमी होलसेलर वो 4 लोगों को ट्रस्ट करता है क्योंकि उनसे वो जनरेशन से काम करा रहा है, उनके हुनर पे उनको डेवलप किया, उनको डिजाइन में डेवलप किया। होलसेलर की बहुत ज्यादा भूमिका रही है डिजाइन देने में, डिजाइन प्रोड्यूस करने में। हालांकि वर्ड होलसेलर है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन वो एक तरीके का डिजाइनर भी है, एक तरीके का क्वालिटी कंट्रोल भी है, एक तरीके का क्वालिटी चेक है, वेट चेक है, सब चीजों की जवाबदारी होलसेलर पे रहती है। और वो क्योंकि एक एजुकेटेड समझो बैकग्राउंड से है, और जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन स्किल के लिए जरूरी, स्किल वो हमसे ज्यादा होशियार है, लेकिन उनको काम समझाना ये एक होलसेलर की जवाबदारी है। तो जो ये 5/18 का मुद्दा है, क्योंकि प्रिंसिपल रिटेलर डायरेक्टली 4 कारीगरों के पास तो जा नहीं सकता, उसको चाहिए एक होलसेलर। होलसेलर पे आने के बाद जब वो होलसेलर आगे काम बनवा के लेता है, रिटेलर को टाइम से माल देता है, अच्छा माल देता है, उसके ग्राहक की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, तो ये मुद्दा डेफिनेटली इसीलिए हमारे को 5% थ्रू आउट ही सिस्टम में जॉबों पे होना चाहिए। ओके, बिल्कुल, तो ताकि पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर बची रहे। हाँ जी। और आप लोगों का दायरा भी बढ़े, और हाँ कई जी। सारे लोग जिनकी ये इश्यूज थे वो दिक्कतें भी खत्म हो। चलिए आगे बढ़ते, बुलियन हॉल मार्किंग की बात करते हो, सिल्वर हॉल मार्किंग को लेकर लग रहा है वक्त आ गया है कि अब वहां पर सिल्वर हॉल मार्किंग को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि लगातार इसमें कंसल्टेशन भी लिया जा रहा है, आप लोगों ने भी सलाह भेजे ही होंगे, फीडबैक गए होंगे जीजेसी की तरफ से, आपकी राय क्या है? देखिए, हमेशा से ज्वेलर क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस ही रहा है। हाँ। हमारा ये कहना है कि एक बार आप इंडस्ट्री को भी साथ में लेके चलिए। जैसे सिल्वर की हमारी जीजीसी में ही अलग पैनल है, पूरा बड़ी बॉडी है, उनको पता है कि उनके नंबर ऑफ पीसेस की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि आज की डेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यापारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल, ये तीनों का तालमेल बिठा के चलेंगे तो एक चीज को इंप्लीमेंट करना आसान रहेगा। क्या है कि हम तुरंत किसी को बोल दें कि 2 महीने में हो रहा है, ऐसा नहीं। इंडस्ट्री को थोड़ा एजुकेट करिए, इंडस्ट्री साथ में लीजिए, उनकी सुझाव लीजिए, उनकी डिफिकल्टी लीजिए, और फिर बाद में जो क्वालिटी के बारे में ज्वेलर तो पहले से ही कॉन्शियस है, बट मैं कहता हूँ कि उनका मत लेके चलिए। ओके, बिल्कुल साथ में लेके चलना। आपको लग रहा है कि हम तैयार है क्या, हमारा इंफ्रा तैयार है सिल्वर हॉल मार्किंग के लिए? नहीं, हाल तो नहीं है, अभी तो टाइम लगेगा। कितना? हाल तो साल भर तो कंफर्म लग रही है कि साल भर लगेगा ही है। ओके, मनोज जी आप क्या कहेंगे इस पे, सिल्वर हॉल मार्किंग को? जी मैं सहमत हूँ साहिल भाई से, जो बता रहे हैं। ओके, टाइम तो लगेगा, समय लगेगा कोई चीज। सैम जी आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है इसमें? क्या अब वक्त आ गया है कि सिल्वर हॉल मार्किंग? देखिए, सिल्वर हॉल मार्किंग आज भी नॉर्थ के अंदर जैसे एरियाज है जो 65% 50% के अंदर भी चांदी का माल बेच रहे हैं, आज
कस्टमर चाहता है कि अच्छा माल बेचना खरीदना, और सिर्फ 200 हॉलमार्किंग सेंटर्स अभी ऐसे हैं जो हॉलमार्किंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सिल्वर के प्रोडक्ट्स को, आर्टिकल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके। आज अगर गोल्ड के हॉलमार्किंग के लिए 500 to 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो सिल्वर हॉलमार्किंग के लिए 1.5 से 2,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि सिल्वर के आर्टिकल्स बड़े होते हैं, उसके बर्तन बड़े होते, बर्तन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज्वेलरी होती है। आज बहुत बार तो सिल्वर के फर्नीचर भी बन रहा है जिसको अगर हॉलमार्किंग कराना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करने को रेडी है हॉलमार्किंग, लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर्स और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है इसके अंदर। ओके, चलिए अब अगला और आखिरी पड़ाव है, वो है गोल्ड प्राइसेस को लेकर क्या लग रहा है, क्योंकि 80 के पार हम जा चुके हैं, नए शिखर पर हैं, क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से आपको? देखिए, गोल्ड तो अभी 2772 के आसपास है, और अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर 83,000 के करीब के भाव में विद GST 999। ओके, बजट से पहले और बजट के बाद किस तरह की चाल दिख रही है? देखिए, बजट ये तो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस पे चलता है, अभी ट्रंप के रेजिम के ऊपर है। ट्रंप ने वहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 15% अभी लगा रहे हैं ड्यूटी, और जो इंटरनेशनली माल बाहर से आएगा उसको 21% का बात कर रही है। तो उस वजह से जो टैरिफ्स के अंदर इंडस्ट्री और वर्ल्ड के अंदर ऐसा थोड़ा सा अनट्रस्ट आ गया है, जिस वजह से कॉमिक्स के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर रेट्स बढ़ रहे हैं। आज कल रात को उसने जो बात की थी स्पीच, उसके बाद सुबह $22 बढ़ गया। बिल्कुल। और रुपया आप देखेंगे 8635 से 8642 है। रुपी भी आने वाले 2 महीने के अंदर 90 रुपए के आसपास टच कर सकता है ट्रंप की पॉलिसीज को लेके। तो M6 के अंदर जो रेट्स हैं वो आने वाले, अगर एक हल्का सा 500 से 1000 रुपए का डाउन आ सकता है, लेकिन गोल्ड अगर आप देखेंगे अगर कुछ ड्यूटी पे इफेक्ट नहीं आता है तो इंडिया के अंदर रेट्स आने वाले टाइम के अंदर इजीली 88,000 से 90,000 के अंदर आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेगा। 6 महीने में 88 से 89,000। आपकी राय गोल्ड पर फटाफट जवाब दीजिए। बस यही है, सही बोल रहे साहिल जी, संयम जी सही बोल रहे, गोल्ड बढ़ना चाहिए। ओके, गोल्ड यहाँ से बढ़ेगा आपको लग रहा है? जी। सर क्या लग रहा है 80,000 जाने के बाद क्या डिमांड हिट हो सकता है क्या? क्योंकि अचानक से लोग भाव एडजस्ट भी नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपने आप बढ़ जाएगा। डिमांड तो बढ़ने वाला ही है और इससे डिमांड कम नहीं होने वाला है। ओके, आप भी जवाब दीजिए, छोटे जवाब दीजिएगा सर। बस देखिए, जब भाव बढ़ता है ग्राहक भी बढ़ता है, और वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर हो रहा है ये ट्रेड वॉर की तरफ से। ये वेपनाइजेशन डेफिनेटली इंटरनेशनली भी गोल्ड की प्राइस बढ़ाएगा और इंडिया में भी बढ़ेगी ही। कितनी तेजी है यहाँ पे लग रही है आपको? देखिए, अक्टूबर में $3200 आने का पूरा चांस है आने वाली दिवाली में, और यहाँ पे 90,000 से लाख के बीच में कुछ भी भाव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंडियन करेंसी क्या है। ओके, इंडियन करेंसी भी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, क्योंकि वहां से लगातार गिरावट। आपके पास ही मैं वापस से आऊंगा साहिल भाई, एक जवाब चांदी को लेकर, क्योंकि चांदी को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या है कि लगातार 5वां साल है जो डेफिसिट की स्थिति है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी मजबूत है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो काम कर रहा है, यूएस ने कनाडा पे और साथ ही मैक्सिको पे 25% की टैरिफ ड्यूटी लगा दी है, जो ब्लैंकेट टैरिफ के अंदर वो लगाया गया है। तो जो चांदी भी है, और आपको बताया कि 2024 में 74% यूएस में जो चांदी आई थी इन्हीं 2 देशों से आई थी, और उनका 75 मिलियन ऑन्स के आसपास उनका खुद का प्रोडक्शन है, और करीब करीब 250 मिलियन ऑन्स का उनका फैब्रिकेशन के लिए उनको चांदी चाहिए। तो पूरी डिपेंडेंसी अभी फिलहाल वही दिख रही है। तो चांदी के दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे, वो महंगाई चांदी के दाम, देखिए महंगाई और ये सब चीजों को, चांदी मैं कहूंगा कि चांदी $30 पे आके स्टेबल हो गई, इंटरनेशनल प्राइस में बात कर रहा हूँ। और चांदी का जो एक्चुअल बैरियर, जो चांदी में बूम आएगा, मल्टीपल बूम, वो $51 क्रॉस करने पे आएगा, जो उसका ऑल टाइम हाई है। और ये $51 आने में 2 साल लग जाएंगे, लेकिन जब 51 आएगा उसका $100 आने में सिर्फ 12 महीने लगेंगे। ओके, चांदी पर आपकी राय फटाफट से आप दीजिए किशन जी। चांदी तो तेजी होने वाली है, कम नहीं होने वाली है, अभी डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, आप चांदी पर कुछ कहेंगे? चांदी बढ़नी है सर। ओके, सैम सर आखिरी जवाब आपका चांदी को लेकर, क्या राय लग रही है, चांदी किधर जाने वाली है, उस न्यूज को भी फैक्टर इन करते हुए, जिस तरह के ब्लैंकेट बयान, या हो सकता है चांदी को उस टैरिफ से राहत भी दी जाए? 3,500 टन चांदी आई थी लास्ट ईयर, इस साल 7,500 के ऊपर चांदी आ चुकी है इंडिया के अंदर, जिसका मतलब है कि चांदी की डिमांड अच्छी है मार्केट में। मुझे लगता है कि चांदी अभी स्पेसिफिकली 2 से 3 महीना एक थोड़ा सा ब्रेक लेगी 85-90,000 के बीच में रेंज के अंदर, और उसके बाद जो चांदी है वो 1.25 लाख के आसपास, इसके दिवाली के आसपास 1.25 लाख से 1,35,000 तक बिक सकती है, यानी $35 से $37 के आसपास बिकेगी। और उसके अगले साल, जो पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये साल ही देखने को मिलेगा $40-45, तो अगले साल $50 के आसपास के रेट्स आएंगे, जो चांदी 1,75,000 के आसपास से 2 लाख के आसपास अगले साल टच करेगी। ये साल का मॉड्यूल मेरे को 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में ही दिख रहा है। ओके, अगले साल आप 2 लाख तक भी, 1,75,000 से 2 लाख, 1,75,000 के आसपास आप देख रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने गोल्ड सिल्वर के भाव के बारे में तो बातचीत की ही, मार्केट के जो इशूज है, जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, बजट से लेकर GST काउंसिल से आप लोगों ने जो डिमांड रखी है, तमाम मुद्दों पर आप लोगों
का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय रखी, अपनी डिमांड रखी। उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पूरी हो और इंडस्ट्री बेहतर दिशा में जाए, पूरी इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा हो, क्योंकि जो आपकी जो इंडस्ट्री है मैक्सिमम नंबर लोगों को आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, तो उसका असर एक बड़े तबके पर पड़ता है, तो दिक्कत वहाँ पर हो जाती है। तो ज़रूरत है कि आपका भी ख्याल रखा जाए।